हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 9 चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी से अपने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, जिसमें अगर आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे अगर जाना चाहते हैं तो नीचे जो टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं उनकी मदद से आप अपने उस क्वेश्चन पर जा सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन कवर किए होंगे 1 से 5 तक या फिर 6 7, अगर आपको 10 11 पर जाना है तो आप डायरेक्ट उस पर जा सकते हैं टाइम स्टैम्प्स की मदद से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है और क्या क्या चीजें हमसे पूछी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि लुक एट द एक्टिविटी लिस्टेड बिलो, रीजन आउट वेदर और नॉट वर्क इज डन इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म वर्क। तो इसमें कह रहा है कि इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, कुछ लिस्ट नीचे दे रखी है जिसमें आपको बताना है कि इसमें वर्क हो रहा है कि वर्क नहीं हो रहा है सिंपली। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड। तो स्विमा एक लड़की है, वो क्या कर रही है? वो स्विम कर रही है ना पॉन्ड में। तो हमें बताना है कि इसमें वर्क डन परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी बॉडी जब क्या करती है, स्विम करती है वाटर में, तो वो क्या करती है, वाटर को क्या करती है, बैकवर्ड पुश करती है। जैसे बैकवर्ड वाटर को पुश किया, बैकवर्ड वाटर को पुश करके इधर फॉरवर्ड बढ़ने के लिए। तो आप जान रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा, एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है। और इस एक्शन में आप लोग जानते हैं कि हमारा थर्ड लॉ क्या बताता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जिसमें दोनों बॉडीज पर क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आप जानते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 122 पर मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे रिवाइज कर सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन में मैंने समझाया हुआ कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, वहाँ से भी आप जान सकते हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जैसे वाटर को क्या किया गया, बैकवर्ड पुश किया गया, तो वाटर ने भी क्या किया, उस पर फोर्स अप्लाई किया, किधर, उसके उस ऑब्जेक्ट पर, किधर, फॉरवर्ड की ओर। तो आप जान रहे हैं कि जब दोनों केसेस में क्या किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है फॉरवर्ड की ओर, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा किधर हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और जब वाटर ने भी पुश किया तो उसकी डायरेक्शन क्या थी, सेम थी, यानी कि जिसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ वो भी सेम डायरेक्शन में हुआ जिस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई किया जा रहा था। तो जब दोनों की डायरेक्शन सेम निकली तो यहाँ पर क्या हो गया, वर्क डन हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि इसमें वर्क डन कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग अपने सेकेंड पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो देखिए इस सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है और हमसे इसमें क्या पूछा है। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि डंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक। एक डंकी जिसने अपने बैक के ऊपर क्या ले रखा है, लोड। तो आप जानते हैं कि इसमें हमें क्या बताना है कि इसमें वर्क परफॉर्म हो रहा है कि वर्क परफॉर्म नहीं हो रहा है। तो इसके लिए एक डायग्राम शो कर लेते हैं जिससे इस चीज़ को समझना और भी आसान हो जाएगा। लेट सपोज करना है, देखिए सिर्फ ये क्या है, हमारा डंकी है, लेट सपोज करना है सिर्फ। और फिर इसके बाद क्या है, इसके ऊपर क्या रखा है, एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, जिस क्या कह सकते हैं इसको, लोड रखा हुआ है और किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। तो इसमें हमें क्या बताना है, वर्क बताना है। तो क्लियरली आप जान रहे हैं कि जो हमारा जो डंकी है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्लियर? अब आप लोग जान रहे हैं कि जो इसके ऊपर जो लोड रखा हुआ है इसके ऊपर भी कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। तो इसमें तो कुछ इस तरीके का फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है जैसे इसको पुश किया जा रहा हो या पुल किया जा रहा हो। ये तो सिंपली डंकी के ऊपर रखा हुआ है, न कि इसको पुल किया जा रहा है या पुश किया जा रहा है। तो इसमें कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, इसमें हमारी स्मॉल जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अप्लाई हो रही है। क्लियर? आप लोग जान रहे हैं इसमें कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, ग्रेविटी अप्लाई हो रहा है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो तरीके से परफॉर्म कर रहा है। एक कि इस तरफ हमारा क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, और इस तरफ क्या लग रहा है, हमारा फोर्स। तो अब आप देखेंगे कि इस केस में जो हमारा डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि जो फोर्स का जो डायरेक्शन है और जो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है, वो दोनों क्या है, डिफरेंट है, सेम नहीं है। अगर आप इसको दूसरे केस में भी ले सकते हैं कि अगर मान लेते हैं हम इस तरफ फोर्स लग रहा है, क्लियर, तो इसी तरफ अगर डिस्प्लेसमेंट भी हमारा लगता तो क्या हो जाता, हमारा वर्क हो जाता, वर्क डन हो जाता। पर इस केस में क्या हो रहा है, वर्क डन हमारा नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्क डन क्या है हमारा, जीरो। क्यों? क्योंकि इसका जो दोनों का डायरेक्शन है वो क्या है, दोनों में डिफरेंट है। एक हॉरिजॉन्टली जा रहा है, एक क्या जा रहा है, हमारा डाउनवर्ड जा रहा है।
दोनों का डायरेक्शन सेम रहता तो हम लोग इसमें क्या कहते हैं कि वर्क डन परफॉर्म हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है या निगेटिव हो रहा है, पर यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा 0। क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है कि विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम ए वेल, यानी कि जो विंड मिल है, आप लोग जानते हैं कि विंड मिल कैसे परफॉर्म करती है, इससे पंखा चल रहा होता है और दूसरी तरफ उसमें बेल्ट लगी होती है और वो क्या करती है, पानी को निकालती कहाँ से, वेल से। तो इस केस में आप लोग देखेंगे कि जो हमारा वेल है, लेट सपोज मैंने यहाँ पर एक वेल बना लिया और यहाँ पर कहीं विंड मिल लगी हुई है जो किस तरीके से घूम रही है और यहाँ पर इस पर बेल्ट लगी हुई है। क्लियर। इस पर बेल्ट लगी हुई जिसकी वजह से इसको क्या कर रही है, बार बार रोटेट कर रही है। और यहाँ पे रोप है, ये क्या है हमारी, लेट सपोज बकेट है जिसमें पानी भरा हुआ है और वो क्या कर रही है, नीचे से पानी लेकर के ऊपर पुश कर रही है। तो इस केस में आप लोग देखेंगे जो हमारा डायरेक्शन है, यानी कि जिस तरफ फोर्स अप्लाई हो रहा है, यानी कि इसको क्या किया जा रहा है, पुल किया जा रहा है, ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, तो ये डायरेक्शन हमारा किधर है, इस तरफ डायरेक्शन, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन है, अपवर्ड डायरेक्शन है। क्लियर। और हमारे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी किधर है, अपवर्ड भी है, क्योंकि हमारी जो बकेट है वो किधर जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो दोनों का डायरेक्शन, यानी कि फोर्स लगाने का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जब सेम हो गया तो इसका मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, वर्क डन परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, जो हमारा जो वर्क डन है, यानी कि या फिर कह सकते हैं जो हमारा वर्क है वो क्या है, हमारा पॉजिटिव वर्क हो रहा है। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो आपका ये केस था जिसमें डंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक, तो इस केस, ये सेम केस अप्लाई होता है जब आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि कूली होते हैं। कूली वो क्या करते हैं, लोड कैरी करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, या फिर कह सकते हैं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, या फिर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक, स्टेशन तो नहीं प्लेटफॉर्म तक। तो वहाँ पर भी आप देखते हैं कि क्या होता है, वो लोड कैरी करते हैं और सेम यही केस हमारा क्या होता है, परफॉर्म होता है वहाँ पर भी। तो वहाँ पर आप बता सकते हैं कि साइंस के हिसाब से जो आपने काम किया है वो काम नहीं गिना जाएगा, नो वर्क डन हुआ तो हम आपको पैसे नहीं देंगे। मैं मजाक कर रहा हूँ, इस बात को आप सीरियस मत लीजिएगा, उनको पैसे दे दीजिएगा। क्लियर। तो इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन था उसमें क्या कह रहा है कि ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन प्लांट है वो क्या कैरी कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कैरी कर रहा है। आप लोग जानते हैं उसमें क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है, इसी वजह से वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। पर यहाँ पर हमें क्या बताना है, वर्क डन के बारे में बताना है। तो वर्क डन यहाँ पर परफॉर्म नहीं हो रहा है क्योंकि वो प्लांट क्या है, वहीं पर रखा हुआ है, एक जगह पर अपने है और वहीं पर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है। कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं, कोई भी फोर्स नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, कोई भी वर्क नहीं। क्लियर। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। ट्रेन का एक इंजन है वो क्या कर रहा है, पुल कर रहा है पूरी ट्रेन को। आप लोग जान रहे हैं कि जब ट्रेन है, लेट सपोज कोई भी ट्रेन है, आप देख सकते हैं, तो ट्रेन कैसे जा रही है, इस तरीके से किसी भी प्लेटफॉर्म पर जा रही है, किसी भी रेलवे ट्रैक पर जा रही है। तो ये क्या है, ट्रेन का कंपार्टमेंट्स होती है और ये ट्रेन का इंजन है, यही क्या कर रहा है, पुल कर रहा है ट्रेन को एक डायरेक्शन में। तो आप जान रहे हैं कि वो कैसे डायरेक्शन में, किसी भी एक डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप यहाँ पे जानेंगे जो ट्रेन है और जो उसका जो इंजन है जो इसको पुल कर रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। किसका किसका डायरेक्शन, जिस तरफ इसमें फोर्स लग रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टली इसमें क्या लग रहा है हमारा फोर्स, और प्लस इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो बोथ ऑफ द केसेस में डायरेक्शन एज वेल एज हमारा फोर्स दोनों क्या है, सेम है। तो इसमें वर्क डन क्या होगा, परफॉर्म होगा। और कैसा वर्क डन होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। कैसा वर्क डन होगा, पॉजिटिव। नेगेटिव कब होता, जैसे कि आप जानते हैं ग्राफ हमारा है, इस तरीके से ग्राफ बनता है जिसमें ये क्या होती है, पॉजिटिव साइड होती है, नेगेटिव साइड होती है। तो जब इस तरीके से इस तरफ जा रहा है तो कैसा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। जब इस तरफ बैकवर्ड जाता तो उसमें क्या होता, नेगेटिव होता। और जब यहीं का यहीं पर है तो वो कैसा हो रहा है, जीरो परफॉर्म करता है। क्लियर। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन, यानी कि फूड ग्रेन्स रखे हुए हैं वो क्या हो रहा है, गेट ड्राइड इन द सन। तो वो सिंपली एक प्लेस पर रखे हुए हैं, उसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, कोई भी किसी तरीके का फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, वो सिर्फ कहीं पर रखे हुए हैं और ड्राई हो रहे हैं सन में। तो वहाँ पर भी कोई भी वर्क डन परफॉर्म नहीं हो रहा है। क्लियर। आपको बात ये समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग अपने लास्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की। इसमें क्या कह रखा है कि सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी,
एक सेल बोट है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, कैसे, विंड एनर्जी से। वो कैसे, आप सेल बोट कैसे, जो समुंदर में आपने देखा होगा कि वो किससे चलती है, विंड से चलती है। जो जिस डायरेक्शन में वो क्या कर रही है, डिस्प्लेसमेंट कर रही है, और उसी डायरेक्शन में उस पर क्या लगाया जा रहा है, फोर्स पुल किया जा रहा है, फोर्स उसको पुश किया जा रहा है, जिससे उस डायरेक्शन में वो क्या कर सके, मूव कर सके। तो उसके जो फोर्स का डायरेक्शन है और उसके जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो क्या है, यहाँ पर सेम है। तो इस केस में भी क्या होगा, वर्क डन अप्लाई होगा, और वर्क डन कैसा होगा, यहाँ पर पॉजिटिव। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन। तो ये देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है और क्या इसमें हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट थ्रो एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन अ कर्व्ड पाथ एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइज ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं, जिससे इसको हमको क्लियर हो जाएगा समझना। तो लेट सपोज ये क्या है, हमारी लाइन है जिसमें ग्राउंड बताया जा रहा है, और दूसरा क्या है, बॉल को क्या किया जाए, थ्रो किया जा रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। पॉइंट को ए और बी से हमने क्या कर लिया, डिनोट कर लिया। तो आपने जाना कि जो बॉल को क्या किया गया, थ्रो किया गया, तो किधर किया गया, अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन में बॉल को क्या किया गया, थ्रो किया गया। और आप जान रहे हैं कि इसमें क्या परफॉर्म हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये तो क्या है हमारा, ये हमारा डिस्टेंस है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमारा शॉर्टेस्ट पाथ। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा किस डायरेक्शन में हुआ, हमारा इस डायरेक्शन में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। तो आपने जाना कि यहाँ पर क्या परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पर हमारा परफॉर्म हो रहा है 90 डिग्री का एंगल। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो इससे क्या होगा हमारा, इससे ये पता चल रहा है कि जो हमारा जो फोर्स का जो डायरेक्शन है, जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन दोनों क्या है, डिफरेंस है, दोनों में अलग अलग है। तो यहाँ पर वर्क डन क्या परफॉर्म होगा, 0 होगा। अगर आप इसे बाई फॉर्मूला देखना चाहते हैं तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो यहाँ पर कैसा फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री, तो कॉस थीटा की जगह क्या रखा जाएगा, कॉस 90। एफ क्या है, हमारा फोर्स है, और एस क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर। एफ फोर्स है और एस डिस्प्लेसमेंट है, और कॉस 90 की वैल्यू हमें क्या करनी है, यहाँ पर पुट करनी है। तो कॉस 90 की वैल्यू मैं आपको बता दूं, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो जब 0 इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑल टोटल 0 हो जाएगा, और वर्क डन हमारा क्या निकल जाएगा, 0। क्लियर। ये बात आपको क्लियर हो गई, समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसमें क्या परफॉर्म हो रहा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है और क्या क्या चीजें हमसे इसमें पूछी गई। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि बैटरी लाइट्स अ बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। यानी कि बैटरी वो क्या करता है, लाइट करता है किसी बल्ब को, और इस पूरे प्रोसेस में कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व कर रही है हमें बताना है। तो आप जानते हैं बैटरी में हमारी कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है। और बैटरी क्या कन्वर्ट करती है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमारी कौन कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी। जब हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो जो हमारे बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो क्या करता है, लाइट अप करता है। तो इस पूरे प्रोसेस में हमारी कौन कौन सी एनर्जीज इन्वॉल्व हुई, सबसे पहले एनर्जी जो हमारी इन्वॉल्व हुई वो कौन सी एनर्जी थी, केमिकल एनर्जी। वो कौन सी एनर्जी थी, केमिकल एनर्जी। क्लियर। केमिकल एनर्जी, फिर केमिकल एनर्जी से हमको कौन सी एनर्जी मिली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी मिली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर। और फिर इसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व हुई, सबसे पहले वो एनर्जी कौन सी थी हमारी, हीट एनर्जी। कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी। और फिर इसके बाद इस एनर्जी से हमें कौन सी एनर्जी मिली, प्लस। इसके साथ इसका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और कौन सी एनर्जी थी, वो थी हमारी लाइट एनर्जी। क्लियर। कौन सी एनर्जी, लाइट एनर्जी। क्लियर। ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा किस तरीके से इसमें कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व हुई, और आपको भूले ना, आपको हमेशा याद रहे, इसलिए मैंने सारी एनर्जीज को एक दूसरे से लिंक किया और आपको समझाने की कोशिश की कि किस किस एनर्जी से कैसे कैसे इसमें फॉर्म किया, और बल्ब को क्या किया, लाइट किया बैटरी ने। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है और क्या क्या चीजें हमसे पूछी गई। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन ए 20 kg मास changes velocity from 5 मीटर to 2 मीटर per second, calculate the work done by the force। इसमें हमें क्या बताना है, वर्क डन बताना है, और उसके बीच बीच कौन सी मास दे रखा है, 20 kg का मास। तो देखिए इसमें जो जो चीज़ें गिवन है इसको पहले क्या कर लेते हैं, हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमको मास दे रखा है, मास कितना दे रखा है, 20 kg का मास दे रखा है। और फिर इसके बाद हमको इनिशियल वेलोसिटी इसमें दे रखी है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, और फाइनल वेलोसिटी हमको दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड हमको कितनी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी।
और इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी हमारी क्या होगी। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए आपको पता है पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, हाफ mv²। हाफ mv² में देखिए एक चीज़ आती है हमारी v², उसमें देखिए वेलोसिटी की जब बात आती है तो वहाँ पर दो पॉइंट बनते हैं। एक पहला पॉइंट बनता है हमारी इनिशियल वेलोसिटी और दूसरा पॉइंट बनता है हमारी फाइनल वेलोसिटी। तो इस केस में देखिए हमारे पास इनिशियल और फाइनल दोनों दे रखा है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं दे रखी, बस वेलोसिटी दे रखा होता तो हम लोग सिंपल सा अपना फॉर्मूला लगा देते, दैट इज इक्वल टू क्या, हाफ mv²। तो हमारा सीधे से सिंपल से आंसर आ जाता, बस v² के प्लेस पर वैल्यू रखते और आंसर हमारे हाथ में होता। पर यहाँ पर हमको दो चीज़ें दे रखी हैं, इनिशियल और फाइनल। तो यहाँ पर आप लोग जान रहे हैं हमारा क्या निकलेगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल। जब वहाँ से हमको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी तो वहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी हमारी, चेंज इन वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तब हमको जाकर के पता चलेगा कि इस प्रोसेस में वर्क डन कितना परफॉर्म किया। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, हाफ mu²। इनिशियल का आप लोग जानते हैं इसको किससे हम लोग इंडिकेट करते हैं, u से इंडिकेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा हाफ mu²। इसके बाद हाफ हमारा ये हो गया, मास हमारा कितना दे रखा है 20 kg और u की वैल्यू कितनी दे रखी है 5। तो ये 5 × 5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 25। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसको हम लोग कट डाउन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 5 25 × 10 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 250 जूल, क्योंकि क्या है हमारी एनर्जी है, कौन सी एनर्जी हमारी, काइनेटिक एनर्जी। तो इसका क्या रखेंगे हम लोग 250 जूल्स। क्लियर, एक तरफ हमारी क्या निकल गई इनिशियल, अब दूसरी तरफ हम लोग क्या निकाल लेते हैं इसकी फाइनल एनर्जी। फाइनल कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो क्या हो जाएगी हाफ mv²। v को आप लोग जानते हैं किससे डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी से डिनोट किया जाता है। तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, हाफ, मास हमारा 20 दे रखा है और v की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है 2। तो 2 × 2 यानी कि क्या है, स्क्वायर है तो 2 × 2 हो गया। क्लियर, इसको कट आउट कर देंगे तो 10 और 2 2 4 × कितना हो जाएगा हमारा 40 जूल। क्लियर, अब इसके बाद हमको क्या निकालना, अब हमको निकालना है वर्क डन, कितना वर्क डन हुआ इसमें। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा चेंज इन वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, जो हमारी कौन सी काइनेटिक एनर्जी की जो वेलोसिटी है। तो इसको वेलोसिटी ना लिखकर हम लोग क्या लिख सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वो क्या हो जाएगी हमारी काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल एनर्जी। क्लियर, तो फाइनल की वैल्यू कितनी दे रखी है 40 जूल्स और इनिशियल की वैल्यू कितनी दे रखी है 250 जूल। 250 जूल। तो यहाँ से वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी माइनस में आ जाएगी वैल्यू, वो कितनी हो जाएगी 0 और 5 4 1 एंड उसके बाद 2, यानी कि 210 जूल्स। इसका मतलब जो वर्क डन हो रहा है वो हमारा कैसा है, रेजिस्टिव है। रेजिस्टिव होने का मतलब जो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। क्लियर, और इसका वर्क डन कैसा हो गया, इस वजह से निगेटिव। क्लियर, अब इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है और क्या क्या चीजें हमसे उसमें पूछी गई। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मास ऑफ 10 kg is a point A on a table. It moves to a point B. If the line joining A and B is horizontal, what is the work done on the object by the gravitational force? Explain your answer. तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि सिंपली एक पॉइंट A पर क्या रखा है, हमारा मास रखा हुआ है और इसको क्या किया जा रहा है, पॉइंट B तक ले जाया जा रहा है। क्लियर, और किस डायरेक्शन में, हमारे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। क्लियर, और इसमें एक चीज बताई जा रही है, जो मास पर जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोग जानते हैं किधर लगेगा, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो बोथ ऑफ द केसेस में आप देख रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो रहा है वो कैसा हो रहा है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है, और जो हमारा जिस पर मास पर जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। तो दोनों डायरेक्शन यानी कि फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों क्या है, डिफरेंस है। और इन बिटवीन आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो कैलकुलेट भी करके निकाल सकते हैं, और अगर आप सीधे भी बताना चाहेंगे तो दोनों के बीच में जो डायरेक्शन है वो दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो इसके वजह से जो इसका जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या दे रखा है और क्या क्या चीजें इसमें
पूछी गई। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वाई। यानी कि इसमें स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली। तो यानी जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या करेगी, प्रोग्रेसिवली डिक्रीज कर रही है। तो इससे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमारा ब्रोकन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज़ हमको इसमें बतानी है। तो जैसे इसके एग्जाम्पल के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या कर लिया मैंने, एक बिल्डिंग बना ली, लेट सपोज ये क्या बिल्डिंग हो गई, और यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, नीचे फ्री फॉल कर रहा है सिंपली। तो इसमें आप देखेंगे कि हमारी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारी, mg और h। इसका कुछ ना कुछ मास रहा होगा और इस पर ग्रेविटी अप्लाई हो रही, तभी क्या हो रही, नीचे गिर रही है। क्लियर। और इसको फेंका तो गया नहीं है, फ्रीली गिर रही है, तो कुछ भी इसमें परफॉर्म नहीं हो रहा है। और इसके साथ साथ एक एनर्जी कौन सी होती है हमारी, काइनेटिक एनर्जी। वो क्या, उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो इस टाइम जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, जीरो रहेगी करंट टाइम में, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, अपने पोजीशन पर है, यानी कि जब वो गिरने से पहले, या फिर अगर जब वो ऑब्जेक्ट गिरना स्टार्ट किया है, तो उस टाइम भी आप क्या जान रहे हैं, उसको क्या किया, फेंका तो गया नहीं है, वो उस पोजीशन पर ही है। तो यहाँ पर जो हमारी v वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो है, क्योंकि इसको फेंका नहीं जा रहा है, ये फ्री फॉल कर रही है। तो इस केस में जो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज क्यों करेगी, क्योंकि जो इसकी हाइट है वो आप देखेंगे धीरे धीरे कम हो जाएगी। यहाँ पर इसकी हाइट कुछ रही होगी, लेट सपोज टू बी x रही होगी इसकी हाइट यहाँ तक, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पे x माइनस कुछ हो जाएगी, जो भी पार्ट है यहाँ पर लेट सपोज हाफ हो जाएगी। अगर हाफ डिस्टेंस पर आता है तो x माइनस हाफ हो जाएगी। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे और नीचे आएगी, और एक टाइम आएगा कि जो हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगी, ग्राउंड से टच हो जाएगी, और जो हमारा h हाइट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो उस केस में हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, और एक टाइम आया कि वो क्या हो गई, जीरो। और वही केस सेमली किस में हो रहा है, हमारी काइनेटिक एनर्जी में। ये हो काइनेटिक एनर्जी हमारी, और ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आप जान रहे थे कि जब यहाँ पर थी तो वो क्या थी, एकदम जीरो थी, पर जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट क्या आ रहा था, नीचे आ रहा था, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा था, तो वैसे वैसे ही हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही थी, बढ़ रही थी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। ये तो आप जाने काइनेटिक वाला मैं बताता हूँ। काइनेटिक वाला कैसे इंक्रीज हो रही थी, कि कुछ न कुछ इसमें वेलोसिटी आ रही थी। आप जानते हैं इसमें दो केसेस की वेलोसिटी होती है, एक इनिशियल होती है, एक फाइनल होती है। इनिशियल इसकी क्या थी, जीरो, और फिर उसके बाद फाइनल वेलोसिटी इसमें कुछ आई होगी। जिस तरीके से ऑब्जेक्ट धीरे धीरे नीचे आ रहा था, तो उसमें वेलोसिटी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। क्योंकि आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है v² के, और पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है h के। तो उस केस में जैसे जैसे h क्या हो रहा था, हमारा डिक्रीज हो रहा था, वैसे वैसे हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। और जैसे जैसे हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही थी, जैसे जैसे हमारी वेलोसिटी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, वैसे वैसे हमारी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। तो इस केस में जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और प्लस क्या है हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी, दोनों क्या रही, कांस्टेंट रही। कांस्टेंट रहने का मतलब है कि जैसे जैसे ये इंक्रीज हो रही थी, वैसे वैसे वो क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट कहा गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो फ्रीली फॉली नीचे गिर रहा है, तो उसमें कोई भी लॉ ऑफ जो हमारा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, वो कोई भी वायलेशन नहीं शो कर रहा है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन इज नॉट ब्रोकन। क्लियर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, उसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर्स व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसिकल। तो यानी कि कौन कौन सा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है इसमें। वेरियस एनर्जी, एक एनर्जी की बात नहीं की गई, वेरियस एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई है कि जब आप साइकिल को क्या करते हैं, राइड करते हैं। तो देखिए हमारे पास दो ही एनर्जी है, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी है। तो जब आप साइकिल चलाते हैं तो उसमें क्या होती है, हमारी लेग्स का यूज़ होता है। लेग क्या करते हैं, मस्कुलर, यानी कि उसमें मसल्स जो है मस्कुलर एनर्जी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और जो मस्कुलर एनर्जी है उससे जब आप लोग पैडल को ढकेलते हैं तो उसमें कौन सी एनर्जी कन्वर्टेड होती है, मस्कुलर एनर्जी से हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसमें कन्वर्टेड होती है। क्लियर। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से कन्वर्टेड हो गई। और दूसरा केस ये बनता है कि जो हमारी मस्कुलर एनर्जी है उससे जब पोटेंशियल एनर्जी बनी
तो आप देखेंगे जब पाइडल क्या हुआ, पुश किया गया, यानी कि कुछ उस पर फोर्स लगा, मास, ग्रेविटी और ये सारी बातें, कुछ हाइट थी, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब उसको पुश किया गया तो वो ढकेलाया, पाइडल ढकेला गया, तो उस केस में क्या हुआ, साइकिल आपकी आगे बढ़ती है। जब साइकिल आगे बढ़ती है तो वहां पर हमारी कौन सी एनर्जी अप्लाई हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, मोशन। जब उसमें क्या हो गया, साइकिल में मोशन आ गया, यानी कि कुछ न कुछ उसकी वेलोसिटी थी, कुछ न कुछ उसमें डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, तो वहां पर कौन सी एनर्जी हमारी हो गई, काइनेटिक एनर्जी। यानी कि मस्कुलर एनर्जी से इसमें दो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। पहली एनर्जी कौन सी थी, हमारी पोटेंशियल एनर्जी, और सेकेंड एनर्जी कौन सी थी, हमारी काइनेटिक। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है और क्या क्या चीज़ इसमें पूछी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस व्हेन यू पुश अ ह्यूज रॉक, विल ऑल योर माइट एंड फेल टू मूव इट, वेयर इज द एनर्जी यू स्पेंड गोइंग। यानी कि एक ह्यूज रॉक है, उसको आप क्या करते हैं, एक तरीके से पुश करते हैं, उस पर एनर्जी लगाते हैं, तो वो एनर्जी क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। तो वही इसमें पूछ रहा है कि जो एनर्जी है आपकी, यानी कि जो उसको फेल हो गए, उसको मूव कराने में, तो जो एनर्जी है वो एनर्जी कहाँ जा रही है। तो सिंपल सा आंसर है, जो एनर्जी है वो हमारी कहाँ जा रही है, एटमॉस्फेयर में जा रही है। कैसे, जो ऑब्जेक्ट है उस पर आप क्या कर रहे हैं, अपना पूरा फोर्स लगा रहे हैं, पूरा फोर्स लगा रहे हैं, पर वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो इसमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारा क्या कहता है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है, सिंपली सी बात है। फिर उसमें क्या होता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर आप कोई भी फोर्स लगाते हैं तो वो उतना ही फोर्स आप पर एग्जर्ट करता है, यानी कि उस रॉक पर उतना फोर्स एग्जर्ट नहीं किया जा रहा है, यानी कि एक्सेस अमाउंट में उस पर फोर्स एग्जर्ट नहीं हो रहा है कि उस रॉक को मूव कराया जा सके। जैसे कि वॉल पर कोई भी आम इंसान इतना फोर्स नहीं लगा सकता कि वो उसको मूव करा सके। तो सेम केस यहाँ पर भी बनता है। और इसमें जो हमारी जो एनर्जी है, जो एनर्जी हम लोग लगा रहे हैं उस रॉक को मूव कराने में, वो एनर्जी क्या है, हमारी हीट एनर्जी हो जा रही है। और वो हीट एनर्जी कहाँ जा रही है, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जा रही है, हमारे बॉडी स्किन से स्वेट के रूप में, स्वेटिंग के रूप में, और किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के रूप में वो हीट एनर्जी क्या हो जा रही है, एटमॉस्फेयर में चली जा रही है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है और क्या चीज़ हमसे इसमें पूछी गई। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सर्टेन हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ए मंथ, हाउ मच एनर्जी इन दिस इन जूल। यानी कि 250 यूनिट्स मंथ में कंज्यूम करता है एक सर्टेन हाउस होल्ड है, और उसको हमको बताने की जूल में कितनी एनर्जी इसने कंज्यूम की। तो आप लोग जानते होंगे कि 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना होता है, 1 यूनिट इज इक्वल टू होता है 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। क्लियर, इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमको आंसर किस में चाहिए, जूल में। क्लियर, तो इसके बाद हमारे पास कितना है, 250 यूनिट, 250 यूनिट है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 250 किलोवाट आवर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें 250 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। क्लियर, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 36 लिख सकते हैं। ये 10 इधर इंटू हो जाएगा तो एक पॉइंट हट जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा हमारा 10 की पावर 6 जूल। जब आप 25 और 36 का इंटू करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900 इंटू 10 की पावर 6 जूल। अब इसमें हम लोग 100 का इंटू इसमें कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 8 जूल। क्लियर, तो हमारा आंसर कितना आ गया, जो सर्टेन हाउस होल्ड था उसने कितनी एनर्जी कंज्यूम की जूल में, वो क्या थी हमारी 9 इंटू 10 की पावर 8 जूल। क्लियर, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है और क्या क्या चीज़ हमसे इसमें पूछी गई। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg raised to be height of 5 meter above the ground, what is potential energy if the object is allowed to fall, find its kinetic energy when it's halfway down। यानी कि हमको इसमें दो चीज़ें बतानी है, पहली क्या बतानी है इसमें हमको, पोटेंशियल एनर्जी बतानी पहली, और दूसरी चीज़ हमको बतानी काइनेटिक एनर्जी जब वो क्या हो जाती है, हाफ वे डाउन हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसमें पोटेंशियल एनर्जी को निकालेंगे। तो इसमें हमको क्या क्या चीज़ गिवन दे रखा है, गिवन दे रखा है हमको मास कितना दे रखा है, m इज इक्वल टू मास दे रखा है 40 kg, और दूसरी चीज़ हमको क्या दे रखी है, हाइट, हाइट इज इक्वल टू कितना दे रखा है 5 मीटर। अब इसके बाद हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को निकालते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh, यानी कि मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। तो g की वैल्यू इसमें नहीं दे रखी है,
तो इसमें आप देखेंगे कि हमको मास 40 दे रखा है, हाइट 5 मीटर दे रखी है। तो यहाँ पर देखेंगे कोई भी डेसिमल्स का कोई भी यूज़ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग जी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग जी की वैल्यू लिख सकते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, 9.8 भी रख सकते थे पर जैसी वैल्यू रहती तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या रखे हैं, 10 रखे हैं। तो अब इसमें हम लोग अपनी वैल्यू क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। मास कितना है हमारा 40 है, इंटू जी की वैल्यू 10 है, और एच हाइट हमारी कितनी है 5, एच हाइट हमारी कितनी है 5 मीटर। ठीक है, अब इसको हम लोग इंटू करेंगे, 5 4 20 हो जाएगा, और ये 2 0 कितना हो जाएगा 2000। अब इसके बाद आती है यूनिट। यूनिट पे आपको यहाँ पे खास तौर से ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं 3 वैल्यू है, तीनों वैल्यू की यूनिट आपको रखनी होगी। तो मास क्या है हमारा, मास है हमारा किलोग्राम, फिर उसके बाद हमारा जी की वैल्यू यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इज इक्वल टू एच हाइट कितनी है हमारी मीटर। तो इन शॉर्ट अगर इसको आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो इसको आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, 2000 न्यूटन मीटर। इतने से हमारा क्या बन गया, न्यूटन बन गया, और इंटू मीटर था तो क्या हो गया हमारा न्यूटन मीटर हो गया। इसको मैंने इसलिए आपको बताया कि अगर आपको न्यूटन मीटर नहीं याद रहता है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं वैल्यूज़ को देखते हुए। क्लियर, तो वहाँ पर भी आप यूनिट रखेंगे तो वहाँ पर कोई भी गलत नहीं रखा जाएगा, और यूनिट रखने से आप जानते हैं आपके मार्क्स बढ़ते हैं, कटते बिल्कुल नहीं है, और अगर नहीं रखा है तो कट जाते हैं, क्योंकि उसको क्या कहा जाएगा 2000 समथिंग केजी, किलोग्राम या फिर लीटर, तो इसलिए यूनिट रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्लियर, अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे। यहाँ से हमारी पोटेंशियल एनर्जी निकल गई। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि जब इसको हाफ कर दिया जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को जब क्या कर दिया जाता है, हाफ कर दिया जाता है। तो जैसे लेट सपोज क्या था, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट यहीं कहीं से गिर रहा था और हाफ पर आता है, तो यानी कि इसकी हाइट क्या हो रही है, हाफ हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी हाइट पे लिख सकते हैं कि mgh/2 हो रहा है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा mgh/2। क्लियर, तो mgh की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पर आ चुकी है, तो दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कितनी हो जाएगी हमारी 2000/2, और जिसको जब आप लोग कट डाउन करेंगे तो कितना हो जाएगी ये 1000 न्यूटन मीटर, या फिर न्यूटन मीटर को आप लोग क्या लिख सकते हैं, जूल भी लिख सकते हैं। ठीक है, न्यूटन मीटर को क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आप लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2000 जूल। क्लियर, अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कि इसकी ये हो गई। अब इसके बाद कितना इसमें डिक्रीज हुआ, 1000, तो इसका क्या आ गया, जब इसको हाफ किया गया। और आप जान रहे हैं कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो अप्लाई हो रही है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो डिक्रीज हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि हमारी टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी थी, और उसमें से जो हमारी क्या हो गई, हाफ कर दी गई, यानी कि हाफ वाली पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी माइनस हाफ जो पोटेंशियल एनर्जी हमारी हुई उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो वहाँ से हमारी कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, 2000 माइनस 1000 करते हैं हम लोग जूल, तो हमारे कितना आ जाता है 1000 जूल। क्लियर, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी जो कहा जा रहा था कि इसमें हाफ वे डाउन जो काइनेटिक एनर्जी थी वो इक्वल हो गई, किसके इक्वल हो गई, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आ गई 1000 और 1000। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारी जो हाफ वे डाउन काइनेटिक एनर्जी थी इज इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1000 के इक्वल आ जाती है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रखा है, क्या क्या चीज़ में पूछी गई, क्या क्या हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रखा है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि जो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, किस पर, सैटेलाइट पर, जो कि कहाँ मूव कर रहा है, अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है, इसको हमको बताना है किस तरीके से उस पर ग्रेविटी क्या कर रही है, वर्क डन कर रही है, और साथ ही साथ जस्टिफाई करना है योर आंसर, किस तरीके से इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो देखिए इसको समझने के लिए क्या करना होगा, एक फिगर ड्रॉ करना होगा जिससे ये चीज़ें हमें आसानी से समझ में आ सके। लेट सपोज ये क्या है, हमारी अर्थ है। ठीक है, ये क्या है, हमारी अर्थ है, और इसके अराउंड यानी कि लेट सपोज यहाँ कर लेते हैं, इसके अराउंड इस तरीके से क्या है, सैटेलाइट क्या कर रही है, गोल गोल घूम रही है। ठीक है, इसको मान लीजिए ये सर्कल में गोल गोल घूम रही है। ठीक है, ये क्या है, सैटेलाइट है। अब इसमें किस तरीके से इसके ग्रेविटी परफॉर्म कर रही है, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो ग्रेविटी होती है वो हमेशा किस तरफ लगती है, टुवर्ड्स सेंटर के लगती है। तो यानी ये जो अर्थ है इसके सेंटर की तरफ हमेशा इस पर क्या लग रही है, ग्रेविटी परफॉर्म हो रही है।
ठीक है। अब ग्रेविटी इस पर हमेशा सेंटर की तरफ परफॉर्म हो रही है और साथ ही साथ जो इस पर वेलोसिटी लग रही है, यानी कि इस पे सैटेलाइट पे, इस पे जो सैटेलाइट पे वेलोसिटी लग रही है वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। हमेशा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। अब अगर ये सैटेलाइट यहाँ पर है तो भी ये हमेशा सेंटर में इस तरफ जाएगा, इस तरफ इसकी वेलोसिटी ऐसे लगती रहेगी, ठीक है। लेट्स सपोज अगर यहाँ पर आता है तो इसकी वेलोसिटी, ग्रेविटी इधर लगती रहेगी और वेलोसिटी इस तरफ लगती रहेगी। जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में इस पर वेलोसिटी हमेशा इस पर परफॉर्म होती रहेगी और ऐसे ही ऐसे हमेशा क्या रहेगा, इसी फॉर्मेट में घूमता रहेगा और हमेशा ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ ये किस तरफ रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या, अब इस तरीके से इसको हम लोग कैसे बता सकते हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो भी ये डायरेक्शन बन रहा है एक तरीके से, ये जो आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो डायरेक्शन है और साथ ही साथ जो आपकी ये वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये आप देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ठीक है। ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है और साथ ही साथ कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो जब हम लोग इस पर बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें हो जाता है एफ एस कॉस 90, एफ एस कॉस 90 इसका हो जाता है, ठीक है। यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 90, यानी कि फोर्स क्या किस तरफ लग रहा है और किस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और कौन सा इसमें एंगल परफॉर्म कर रहा है। तो जो कॉस 90 की जो वैल्यू होती है, जो कॉस 90 की वैल्यू होती है, इसको आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या होती है, 0। यानी कि अगर आप इस पे क्या निकाल रहे हैं कि वर्क डन निकालें कि एफ एस निकालें, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या निकाल रहे हैं कि एफ एस कॉस थीटा निकाल रहे हैं। थीटा यानी कि जो उसकी थीटा जो एंगल होता है, थीटा डिग्री जो एंगल होता है उसकी वैल्यू क्या है, 90 डिग्री परफॉर्म कर रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो हमें नहीं पता है, डिस्प्लेसमेंट क्या लग रहा है वो हमें नहीं पता है, तो हमें सिर्फ क्या पता है कि एफ एस कॉस थीटा की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 90 डिग्री रखेंगे और 90 की वैल्यू जब 0 है तो अगर इसकी वैल्यू हमें पता चल भी जाती है तो W इज इक्वल टू क्या निकलेगा, 0, ठीक है। इसमें वर्क डन क्या रहेगा, हमेशा 0 होता रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ। अगर इसको आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर आ जाएगा, इसको आप आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्या रखा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट। थिंक डिस्कस दिस क्वेश्चन विथ योर फ्रेंड्स एंड टीचर। यानी कि फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ आपको डिस्कस करना है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म, यानी कि एब्सेंस ऑफ फोर्स, यानी कि उस पर फोर्स नहीं लग रहा है और फिर भी क्या वो डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म कर रही है, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है, अपने फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ डिस्कस करिए। तो ऐसा बिल्कुल, यस ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। सबसे पहले इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ जिससे दोनों मिक्स ना हो आपके सामने। इसका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, आप बता सकते हैं यस ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। इसका सबसे पहला आंसर तो क्या है, यस है कि हाँ ऐसा हो सकता है। अब क्या कारण है इसको भी आप जान लीजिए। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या है, मूव कर रहा है, यानी कि उस पर फोर्स नहीं लग रहा है पर वो फिर भी मूव कर रहा है, उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्प्लेसमेंट आपको अगर नहीं याद हो तो मैं बता दूं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जब भी किसी एक पॉइंट से लेकर के किसी दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस जो ट्रेवल होता है और उस डिस्टेंस में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो क्या कहलाता है, उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और साथ ही साथ अगर वो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जा रहा है और वापस नहीं आ रहा है तो ही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अगर वापस आ जा रहा है तो वो डिस्टेंस कहलाएगा और यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है अगर वापस आता है तो, ठीक है। अभी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्योंकि वो उसमें ऐसा कुछ कहा नहीं कि वापस आ रहा है, वो जा रहा है, ठीक है, वो लगातार जा रहा है, कांस्टेंट जा रहा है, पर उसमें फोर्स नहीं लग रहा है। तो हमें बताना है कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं। यस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे सिंपल सा कारण है जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, या फिर कह सकते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया। यानी कि 3 नाम में से जो नाम आपको पसंद है वो नाम आप इसको दे सकते हैं। यानी कि यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं कि फ्री फॉल कह सकते हैं, इस तरीके से परफॉर्म हो रहा है, या फिर कह सकते हैं कि आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लग रहा है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या था, कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो वो लगातार मोशन में ही रहना चाहती है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं चाहती। वैसे ही सेम यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा मोशन में रहना चाह रहा है, उसमें कोई भी चेंज वो नहीं चाहता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाह रहा है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। इसका सिंपल सा आंसर क्या हो गया, यस हो गया। और दूसरा आंसर क्या हो गया, इसका मोशन, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया कह लीजिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कह लीजिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन कह लीजिए, ये आप कह सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। ये सारी बातें होंगी। इसको अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो ये भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप आसानी से उसको नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, अ पर्सन होल्ड अ बंडल ऑफ हे
ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स एंड गेट टायर्ड। यानी कि एक पर्सन है अपने सर पर कुछ भी बोझ रखा हुआ है, लेट सपोज सूटकेस रखा हुआ है, जिससे आप ट्रेन पर जाते हैं तो वहाँ ट्रेनों पर स्टेशन पर जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ पर कूली होते हैं, तो वहाँ पर वो अपने सर पर कुछ ना कुछ सूटकेस लिए रहते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज ये कोई पर्सन है और यहाँ पर ऐसे खड़ा है और अपने सर पर कुछ भी सूटकेस रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अब ये जो पर्सन है ये टायर्ड हो जाता है, इसमें आगे दे रखा है ये टायर्ड हो जाता है, फिर 30 मिनट्स के बाद वो क्या करता है, रख देता है उसको वापस। हैज़ ही डन सम वर्क और नॉट, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उसने क्या कोई वर्क किया कि नहीं किया, और जस्टिफाई योर आंसर, आपको आंसर अपना जस्टिफाई भी करना है साथ ही साथ। तो देखिए ये जो पर्सन है ये क्या है, सिंपली खड़ा है एक जगह, अपने सर पर बोझ रखा हुआ है या फिर कोई भी सूटकेस रखा हुआ है, और फिर इसके बाद वो थक जाता है, 30 मिनट्स के बाद वो क्या कर देता है, अपना जो सामान है वो वहाँ पर रख देता है। तो अब इसमें क्या बात आती है कि कोई भी वर्क किया कि नहीं किया। वर्क तभी काउंट होगा जब उसमें क्या होगा, किसी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं कि W इज इक्वल टू, सिंपल से हम लोग फॉर्मूला अपना लगा ले कि W इज इक्वल टू क्या है, एफ लगा लीजिए, या फिर कह सकते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही या फिर F इंटू एस ही कर लीजिए, ठीक है। कॉस थीटा आ जाते हैं क्योंकि एंगल की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। तो वर्क हमको निकालना है, फोर्स इस पर क्या लग रहा है हमको नहीं पता है, पर डिस्प्लेसमेंट तो हमको पता चल सकता है। डिस्प्लेसमेंट हमको इस तरीके से पता चल सकता है क्योंकि ये बंदा कहीं तो चला है नहीं, जहाँ है वहीं पे खड़ा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। तो F इंटू क्या हो गया, ये 0 हो गया, तो यानी कि वर्क भी इसका क्या हो गया, 0 हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, नो, यानी कि कोई भी वर्क डन नहीं हुआ, वो बस थका है, वो एनर्जी लॉस किया है, ठीक है। वहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का कोई वर्क परफॉर्म नहीं हुआ है फिजिक्स के लॉस के थ्रू, ठीक है। ये बात हो गई। इस तरीके से भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, चाहें तो आपके स्क्रीन पर जो दे रखा है डिस्क्रिप्टिव वे में उस वैसे लिख करके भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बातें दे रखी है और क्या क्या चीज में पूछी गई। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वॉट, हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर। यानी कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है वो कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, 1500 वॉट पावर कंज्यूम कर रहा है, और इसमें पूछा गया है कि 10 आवर्स में कितना कंज्यूम कर लेगा, कितनी एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, ये हमको इसमें बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो गिवन चीज़ें दे रखी हैं उसको लिख लेते हैं, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ, अगर आप पहले से हमसे जुड़े हुए हैं तो जान रहे होंगे, अगर नहीं जान रहे हैं तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर आप गिवन चीज़ों को लिख देते हैं, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, आपको सॉल्व नहीं, उसमें सोल्यूशन नहीं पता किस तरीके से करना है, अगर आप गिवन चीज़ों को लिख देते हैं तो आपके 1 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। जो भी उसमें जितने भी मार्क्स आपको मिलने, अगर 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है तो आपके हाफ मार्क्स या फिर इस तरीके से जो मतलब 1/4 आपके जो हैं वो सिक्योर हो जाएंगे। अब हम लोग आते हैं इसमें गिवन क्या क्या चीज़ें दे रखी है वो उसको लिख लेते हैं। इसमें सबसे देखिए पावर कितना दे रखा है, 1500 वॉट। अब ये 1500 वॉट है, इसको सिंपल कर लेते हैं हम लोग, कैसे कर लेंगे, 1.5 किलो वॉट, ठीक है। 1500 किलो वॉट, अगर पॉइंट हटा देंगे तो 15,000 हो जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जल्दीबाजी में ऐसा नहीं कि 15 किलो वॉट लिख दें तो वो 15,000 हो जाएगा, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद कितना टाइम दे रखा है, टाइम यानी कि 10 आवर्स। अभी जो टाइम दे रखा है वो टाइम कितना है, 10 आवर्स का टाइम है, कि 10 आवर्स में कितना कंज्यूम कर रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा इसका सोल्यूशन हो जाएगा। आप चाहें तो उसको आसानी से समझ सकते हैं, कोई भी इसमें कोई पेचीदी बातें नहीं है, ठीक है। हमको पूछा क्या है, कितनी इसमें एनर्जी लग रही, ठीक है। एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, P इंटू टी, यानी कि पावर इंटू टाइम, कितना पावर लग रहा है और कितना टाइम, ये सिंपल हमको क्या कर देना, इंटू कर देना है। पावर आपके सामने है जो कि 1.5 कितना है हमारा किलो वॉट, इंटू टाइम कितना है हमारा दे रखा है 10 आवर्स, ठीक है। इसको अगर आप इंटू करते हैं, अगर सिंपल लिखना चाहिए 1.5 इंटू 10 लिख लीजिए, 1.5 इंटू 10 लिख लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 15, ठीक है। 15 हो जाएगा, इसमें इंटू हो रहा है, देखिए इसमें इंटू हो रहा है तो एक वैल्यू इसमें बढ़ जाएगी, ठीक है। अब क्या हो गया, ये 15 हो गया, इसको अब यूनिट के साथ लिखना होगा, क्योंकि यूनिट अगर नहीं लिखेंगे तो भी आपके 1 मार्क्स कट सकते हैं, यूनिट भी लिखना बहुत ज़रूरी है। ये कितना हो गया, 15 किलो वॉट आवर इतना लग रहा है। अब इसको चाहें तो कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपल लिख सकते हैं कि 1 यूनिट में कितना होता है, 1 किलो वॉट आवर आपका होता है, 1 यूनिट में 1 किलो वॉट आवर। तो सिंपल इसका कितना हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका 15 यूनिट्स, यानी कि 15 यूनिट्स आपकी जो बिजली है वो क्या करता है, कंज्यूम करता है।
ऐसे कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। ये डेफिनेटली है कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको आएंगे कि कितने यूनिट्स बिजली कंज्यूम कर रहा है एक घर में, इतना बल्ब लगे हुए हैं, इतनी ये सारी चीज़ें हैं, तो कितनी बिजली कंज्यूम होती है ये आप बताइए। फिर इसके बाद आप ये यूनिट निकाल लिए तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इसमें कितना पैसा लग रहा है, यानी कि इतने मतलब इतनी बिजली कंज्यूम होने के बाद आप ये बताइए कि टोटल कॉस्ट कितने आ रहा है मंथली। तो उसमें भी आपको ऑप्शन दिया रहेगा कि जो 1 किलोवाट आवर है वो 10 रुपीज़ का है, 15 रुपीज़ का है, या 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है, 10 रुपीज़ है, 15 रुपीज़ है, या 5 रुपीज़ है। तो उस हिसाब से आप इसमें आगे निकाल सकते हैं कि 5 रुपीज़ है तो 5 से इंटू कर लीजिए, 10 है तो 10 से इंटू कर लीजिए, आगे निकाल करके आप उसको रुपीज़ में, डॉलर में, जिसमें भी आप चाहें कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि आपको अमाउंट अगर बताना है कि कितना अमाउंट आ रहा है वो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन के आगे के स्टेप बढ़ जाता है ये रुपीज़ वाला, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि कितना उसमें खर्च आ रहा है, कितना एक्सपेंडिचर लग रहा है, जो सारी चीज़ें निकल रही हैं। ये तो सारे क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर इस क्लास में कोई भी डाउट अगर आपको हुआ तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम लग जाए पर आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। और साथ ही मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि आप कमेंट, एक ही कमेंट को बार बार रिपीट मत करिएगा। एक ही कमेंट को बार बार रिपीट करने से वो स्पैम में चला जाता है, तो उसमें जितने भी सारे एक जैसे कमेंट रहते हैं वो मेरे सामने नहीं आते हैं, वो स्पैम में चले जाते हैं, तो उनको रीड करना नामुमकिन हो जाता है। तो आप एक ही कमेंट करिए, एक यूज़र एक कमेंट करेगा तो वो मुझे दिखाई देगा, मैं रीड करूँगा, आपके क्वेश्चन का आपको रिप्लाई मिल जाएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत देर हो पर आपका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है और क्या क्या चीजें इसमें पूछी गई हैं। आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 159 पर ये मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय डिस्कसिंग द एनर्जी चेंजेस विद अकर्स व्हेन वी ड्रॉ अ पेंडुलम बॉब टू वन साइड एंड अलाउ इट टू ऑसिलेट। तो व्हाट डज द बॉब इवेंचुअली कम्स टू रेस्ट, व्हाट हैपेंड टू इट्स एनर्जी इवेंचुअली, इट इज द वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तीनों क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या चीजें इसमें कैसे पूछी गई। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इसको समझने के लिए कि इसमें इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये पॉइंट है, इस पॉइंट से पेंडुलम बॉब को क्या किया गया है, हैंग किया गया है। ये आपका पेंडुलम बॉब है, ऐसा आप सपोज कर लीजिए। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है। अब यहाँ से लेट्स सपोज ये बॉब आपका इस तरीके से यहाँ पर जा रहा है, इस तरीके से बॉब यहाँ पर जा रहा है। आप एक पॉइंट तक लेकर के आते हैं या फिर आप इस पॉइंट तक, पॉइंट ए तक आप अपने पेंडुलम बॉब को लेकर के आते हैं, फिर क्या कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं फ्रीली, जिससे क्या करे, ऑसिलेट करे। तो इसमें क्या होता है, जब ये आपका जो पेंडुलम बॉब था जब यहाँ पर आया तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या हो गई, सबसे हाईएस्ट हो गई। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, हाईएस्ट हो गई। और जो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या रह गई, 0, ठीक है। फिर जब आपने इसको क्या कर दिया, फ्रीली छोड़ दिया, अब यहाँ से क्या कर रहा है, ये ऑसिलेट करते हुए नीचे आ रहा है। अब जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है वैसे वैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है, बढ़ती चली जा रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। एट अ पॉइंट जब ये यहाँ पर पहुँचता है, अपने मिड में पहुँचता है, लेट सपोज इसको ओ कर लेते हैं और ये पॉइंट बी हो गया। तो जब ये यहाँ पर पहुँचता है तो इस टाइम इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सबसे मैक्सिमम होती है, बट ये जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो चुकी होती है, वो 0 हो चुकी होती है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सम ऑफ टोटल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अगर ये हाईएस्ट है तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी, ठीक है। फिर जैसे जैसे ये बढ़ता है, अभी बढ़ने का क्या कारण है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया है। लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण क्या हो रहा है, ये बढ़ता है वापस, ये वापस इस तरफ बढ़ता है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, आप जान रहे हैं लॉ ऑफ इनर्शिया में, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर कोई मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहता। तो ये मोशन करते हुए आया था तो ये आगे बढ़ना चाहेगा। तो जब ये आगे बढ़ते हुए पॉइंट बी तक जाता है तो फिर इसके साथ वही चीज होती है, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है ये लगातार ये प्रोसेस चलता रहता है। पर फिर इसमें देखिए इसके 3 क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन बन रहा है, व्हाई डज द बॉब इवेंचुअली कम्स टू रेस्ट। अभी जो बॉब है आपका, जो बॉब है वो रेस्ट पर क्यों आ जा रहा है, इसका क्या कारण है, क्योंकि इसमें आप जान रहे हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रही है। फ्रिक्शनल फोर्स उसमें एयर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, एयर रेजिस्टेंस भी आप कह सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका बॉब क्या है, धीरे धीरे रेस्ट पर आ जा रहा है। मेन आंसर क्या आपका रहेगा, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ऐसा हो रहा है, जिसमें एयर रेजिस्टेंस को भी आप कह सकते हैं। फिर इसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा है, इसके बाद क्वेश्चन पूछा व्हाट हैपेंस टू द एनर्जी इवेंचुअली। जो एनर्जी है, एनर्जी तो आप लोग जान रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन में हमें बताया गया कि एनर्जी क्या होती है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब क्या हो रही है, पहले तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, फिर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, पर जो टोटल एनर्जी उसका क्या हो रहा है, जो टोटल एनर्जी है वो डिसिप्यूट हो जा रही है हीट एनर्जी के फॉर्म में। तभी धीरे धीरे बॉब क्या हो जा रहा है, रेस्ट में हो जा रहा है, ठीक है।
ये बात हो गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या रखा है, इट इज अ वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नहीं, बिल्कुल इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कुछ भी वायलेट नहीं हो रहा है, क्योंकि आप जान रहे हैं एनर्जी क्या हो रही है, कन्वर्ट होते जा रही है। एनर्जी कहीं भी क्रिएट नहीं हुई, कहीं भी डिस्ट्रॉयड नहीं, सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट होते चली गई। तो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहीं भी वायलेट नहीं होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है और इसमें क्या क्या चीजें पूछी गई। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मास m is moving with a constant velocity v, how much work should be done on the object in order to bring the object to be rest। यानी कि हमको क्या करना है कि ऑब्जेक्ट m जो है वो मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। अब उसको हमको क्या करना है, रोकना है, और उसमें हम लोग कितनी एनर्जी उसमें हम लोग लगाएंगे कि तो वो ऑब्जेक्ट रुक जाए। तो इसके मतलब कि हमको क्या चाहिए, रिटार्डेशन चाहिए, यानी कि रिटार्डेशन फोर्स हम लोग को कितनी लगानी है, ये हमको इसमें जानना है। तो रिटार्डेशन फोर्स के लिए आप लोग जान रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग करने जा रहे हैं, तो इसमें हम लोग को क्या लगाना है, रिटार्डेशन फोर्स। रिटार्डेशन फोर्स हमको लगाना है, और आप लोग जान रहे हैं इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें क्या बात हो रही है, काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। तो इसको सिंपली हम लोग कैसे यूज करेंगे, या फिर कह सकते हैं लॉस ऑफ एनर्जी की बात हो रही है। सबसे पहले लिख लेते हैं लॉस ऑफ एनर्जी। तो लॉस ऑफ एनर्जी में किस चीज़ की बात होनी है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की बात होनी है। और इसमें हम ऐसी काइनेटिक एनर्जी लगानी, देखिए इसमें बात हो रही है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, और यहाँ पर हमको क्या निकालना, हाउ मच वर्क शुड बी डन, कितना वर्क डन होना चाहिए। तो इसका मतलब इसमें दो चीज़ें परफॉर्म करेंगे, पहली कि इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फिर इसके बाद फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो आप लोग जान रहे हैं कि वो क्या लगने वाली, कि हाफ mv², और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमको क्या चाहिए, 0, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, रेस्ट पर लेकर के आना है, रेस्ट पर लेकर के आना है। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0। तो इस सिंपल से हमको रिटार्डेशन एनर्जी कितनी लगानी होगी, हाफ mv², यानी कि जितनी इस पर एनर्जी लग रही है उतनी ही एनर्जी लगाएंगे। जब आप जान रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जा रही है, किसी भी वेलोसिटी से जा रही है, उसको हम लोग उतनी ही स्पीड से रोकेंगे तभी उसको रोक पाएंगे, नहीं तो वो क्या करेगी, ढकेल के चली जाएगी। तो सिंपल सा ये आपका सामने आ गया कि आपको इतनी एनर्जी लगानी थी, आप इतनी ही एनर्जी लगाएंगे तब उस ऑब्जेक्ट को रोक पाएंगे। ये क्या हो गया, आपके साथ प्रूफ में होगा, आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं। और इसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन के लिए आपको वहाँ पे सॉल्व किया जाएगा, नहीं तो वीडियो बना करके आपको समझाया जाएगा, ठीक है। तो ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या चीज़ें दे रखी है और क्या क्या चीज़ें हमसे पूछी गई। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 1500 kg मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 km/h। तो देखिए इसमें दे रखा है कैलकुलेट करना है हमको वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार, यानी कि हमको वर्क डन रिक्वायर करना है कि कितना इस कार को स्टॉप करने में कितना हमको वर्क एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो जिससे वो कार को रोका जा सके। तो इसके लिए आप लोग क्या करते हैं, सिंपली पहले तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो इसकी वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी इसकी कितनी दे रखी है, इसकी वेलोसिटी दे रखी है 60 km/h। अब 60 km/h को हम लोग पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसमें हमको एनर्जी कैसे निकालनी है, इसका वर्क डन कैसे निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, 60 × 5/18 से क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, जिससे क्या हो सकता है हम लोग का ये मीटर पर सेकंड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं इसमें किलोमीटर भी है, यानी कि डिस्टेंस भी है प्लस टाइम भी है, ठीक है। इसलिए हम लोग 5/18 का यूज़ कर रहे हैं सिंपली। इसको हम लोग किससे कट कर सकते हैं, कि इसको हम लोग कट कर सकते हैं 2 से, 2 9 × 18 हो जाएगा, और फिर 2 3 0 हो जाएगा, फिर 3 3 × 9 हो जाएगा, 3 1 × इतना हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, 50/3 मीटर पर सेकेंड, 50/3 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी वेलोसिटी होगी, इतनी स्पीड से वो कार चल रही है। अब इसको हम लोग को वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन आप निकाल सकते हैं कि हमको कितना वर्क रिक्वायर्ड है। तो वर्क डन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² निकाल सकते हैं, या फिर एक तरीके से आप कर सकते हैं जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था उसके थ्रू भी चल सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस वही है, क्योंकि हम लोग के यहाँ क्या निकालना है, रिटार्डेशन फोर्स निकालनी है, रिटार्डेशन फोर्स ही निकालना है। तो प्रोसेस भी वही रख लेते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ से हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv² है, और फाइनल क्या रहनी है, 0, क्योंकि हमको क्या करना है, इस कार को स्टॉप करना है सिंपली। तो इसकी एनर्जी भी कितनी आ जाएगी, हाफ mv² आ जाएगी। तो हाफ mv² में हम लोग सारी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं और निकाल लेते हैं कि कितनी एनर्जी हमको लगानी होगी जिससे वो कार क्या हो जाए, रुक जाए।
तो हाफ का तो आप जान रहे हैं हाफ का हाफ ही रहेगा। मास आपका कितना दे रखा है, मास आपका दे रखा है 1500 kg, तो ये आपका कितना हो गया 1500। फिर इसके बाद वी स्क्वायर यानी कि 50/30, 50/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया आपके सामने। तो इसको और आसान करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको और आसान करने के लिए 1/2 1500 इंटू 50/3 इंटू 50/3 ऐसे कर सकते हैं। तो सिंपली अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 5 जा 15 हो जाएगा, ये 00 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया। अब इसको और आसान क्या किया जाए, अब इसको और आसान करने के लिए हम लोग ये कर लेते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। लेट सपोज यहाँ से 2 से हमने डिवाइड किया तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको और आसान करने के लिए क्या कर सकते हैं, सिंपली अब इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो और आसान हो सकता है। जैसे आप लोग जान रहे हैं कि 25 5 जा कितना हो जाएगा 125, और 125 5 जा कितना हो जाएगा 625। तो ये 625 ये हो गया, 2 0 ये और एक ये 0 ये, यानी कि 3 0 ये हो गए हमारे, और एलसीएम इसका कितना सिर्फ बचा है 3, ये हो गया इसका एलसीएम 3। अब इसको 3 से आप लोग डिवाइड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख चलते हैं साइड में 3 2 जा 6 हो जाएगा। फिर एक 0 बढ़ा लेते हैं तो 3 8 जा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। फिर इधर कितना बचेगा 1 बचेगा, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। फिर 1 बचेगा, फिर 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट लगा के 0 हो जाएगा, फिर 3 3 जा 9, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो इतना ही मान लेते हैं, पॉइंट के बाद एक वैल्यू लेकर के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब इसको शॉर्ट में कैसे लिखा है, इतनी बड़ी वैल्यू न लिख करके उसको अगर शॉर्ट में लिखना रहे तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है 4। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 20.8 इंटू 10 की पावर 4 जूल, ये हो गया आपका शॉर्ट में आंसर, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ये आपका आसान तरीके से कैलकुलेट करके मैंने आपको समझा दिया कि इस तरीके से इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, उसमें देखते हैं क्या चीज़ें दे रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या कह रखा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अ फोर्स F is acting on an object of mass m, the direction of displacement is from west to east shown by the longer arrow. Observe the diagram carefully and state whether the work done by the force is negative, positive और 0। तो अब ये 3 डायग्राम है आपके, अगर आप एनसीईआरटी लेकर के बैठे तो आपको दिख रहा होगा, नहीं तो आपके स्क्रीन पे भी मैं आपको दिखा दूंगा तीनों डायग्राम, क्योंकि इस पर ड्रॉ करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो डायग्राम है वो आपके सामने है, उसमें आप देख सकते हैं कि 2 एरोज दिखा रही है, एक एरोज ऊपर की तरफ, एक एरो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फॉर्म कर रहा है। अब इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं क्योंकि थोड़ी जगह की कमी है, तो इसको इरेज करके फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या इसमें करना होगा हमको, ठीक है। अगर आप इसको नोट डाउन कर लें तो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या चीज़ें दे रखी हैं, तो सबसे पहला जो दे रखा है हमारा पहला केस है, उसका हमको बताना है कि क्या इसका वर्क डन रहना है पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर 0। तो सिंपल वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि Fs cos थीटा हो जाएगा। और इसमें देख रहे हैं कि Fs तो हमको कुछ भी दे नहीं रखा है, cos की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि ये कैसा फॉर्म कर रहा है 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जब cos 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, और 0 से जब आप सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमको क्या आंसर मिल गया कि इसका क्या रहेगा 0 पहले केस में। अब दूसरे केस में हम लोग आते हैं, तो दूसरे केस में जिसका वर्क डन है इसको भी हम लोग रखेंगे कि Fs cos थीटा, जिसमें Fs cos थीटा की वैल्यू कितनी रहने वाली, इसको देख लेते हैं। दूसरे केस में आप देख रहे हैं कि जो दोनों एरोज हैं वो किसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जब दोनों एरोज फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो इसका मतलब ये कैसे फॉर्म कर रहा है 0 डिग्री फॉर्म कर रहा है। जब ये 0 डिग्री फॉर्म कर रहा है, यानी cos 0 है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है 1। cos 0 की वैल्यू 1 है। जो टेग्नामेट्री आप पढ़े होंगे, नहीं तो आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, आपके मैथ में है तो आपको याद आ जाएगा कि cos 90 में क्या है, cos 0 में क्या है, cos 180 में क्या है, cos 45 में क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई 1। तो जब ये 1 आ गया तो ये क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। फिर हम लोग थर्ड केस पर बढ़ते हैं। थर्ड केस में देखिए क्या दे रखा है, उससे पहले लिख लेते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू Fs cos थीटा। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि थीटा की वैल्यू क्या रहने वाली है। अब आप देख रहे हैं कि एक एरो क्या है बैकवर्ड है, एक एरो क्या है फॉरवर्ड है। तो जो बैकवर्ड फॉरवर्ड है तो इसका मतलब इस तरीके से 180 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो जब ये 180 डिग्री फॉर्म कर रहा है, यानी कि cos क्या हो जाएगा हमारा cos 180 हो जाएगा।
cos 180 क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि 90 का अपोजिट, अगर आपको टेग्नोमेट्री याद है तो सिंपली इसका क्या है -1, cos 80 की वैल्यू 180 की, सॉरी cos 180 की वैल्यू क्या है -1। तो इससे क्या पता चल गया, ये क्या है निगेटिव है, क्योंकि हमको बस यही चीज़ें इसमें बतानी ही थी, कौन सा इसमें जो डायग्राम तीनों है वो पॉजिटिव है, निगेटिव है या जीरो है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई। अगर आपको इसके बाद भी कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करके आप आसानी से पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। कमेंट आप लोग कई बार रिपीट मत करिएगा, क्योंकि वो स्पैम हो जाएगा तो फिर उसके बाद पता नहीं चलेगा कि किसने क्या कमेंट किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखे हैं और क्या चीज़ें इसमें पूछी गई। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सोनी सेज दैट द एक्सेलरेशन इन ऑब्जेक्ट कुड बी जीरो इवन व्हेन सेवरल फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन इट, डू यू एग्री विथ हर, व्हाई। हाँ, तो इनके साथ एग्री हुआ जा सकता है, क्योंकि जो सेवरल फोर्सेज लग रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसमें एक्सेलरेशन हो रहा है और फिर भी वो क्या है, एक्सेलरेशन कुड बी जीरो है, क्योंकि उसमें जो सेवरल जो फोर्सेज लग रहे हैं वो किसमें, बैलेंस्ड फॉर्म में है। या फिर आप कह सकते हैं कि जो उसमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन यानी कि F=ma है, उसके साथ अगर आप सिग्मा ऐड कर दें, यानी कि जो सेवरल फोर्सेज हैं वो किसमें, बैलेंस्ड फॉर्म में है, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो उसकी जो वैल्यू है वो क्या निकल के आ रही है, जीरो है, जिसकी वजह से उसका एक्सेलरेशन भी क्या रह रहा है, हमेशा जीरो रह रहा है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, तो इसमें इनके साथ एग्री किया जा सकता है। फिर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि फाइंड द एनर्जी इन किलो वॉट आवर कंज्यूम इन 10 आवर बाई 4 डिवाइसेस बाई पावर 500 वॉट ईच। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें इसको क्लियर करना पड़ेगा, इसको क्लियर कर लेते हैं। बहुत अच्छी तरीके से तो साफ नहीं हुआ, फिर भी आपको क्लियर दिखाई देगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है कि हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम बाय 10 आवर बाय द 4 डिवाइसेस ऑफ द पावर 500 वॉट ईच। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को एनर्जी निकालनी है। तो इससे हम लोग लिख लेते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी। अब पावर कितना दे रखा है 500 वॉट और टाइम कितना हमको दे रखा है 10 आवर दे रखा है, तो कितना हो जाएगा ये 5000 वॉट आवर। अब ये 5000 वॉट आवर है, इसको थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, किलो वॉट इसको कर लेते हैं। तो सिंपली इसको कन्वर्ट कर लेते हैं वॉट आवर से किलो वॉट आवर में। तो 5 कितना हो जाएगा ये हमारा 5 किलो वॉट आवर। ठीक है, सिंपल। अब इसके बाद इसमें बात हो रही है कि 4 डिवाइसेस की, तो जब इसमें 4 डिवाइसेस को भी हम लोग ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 किलो वॉट आवर इंटू 4 डिवाइसेस, तो 5 4 20 किलो वॉट आवर कंज्यूम किया जाएगा बाई 4 डिवाइसेस के। ठीक है, 4 डिवाइसेस के साथ कितना किलो वॉट आवर कंज्यूम किया जाएगा 20। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, लास्ट क्वेश्चन ये है आपकी एक्सरसाइज का। इसमें देखिए क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप ऑन रीचिंग द ग्राउंड, व्हाट हैपेंड टू द काइनेटिक एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी के बारे में इसमें पूछा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है ऐसे नीचे गिरता है, तो जैसे लेट सपोज यही मार्कर है जो अभी नहीं चल रहा है, इसको हम लोग नीचे गिरा लेते हैं और ये गिरने पर देखिए क्या हुआ। सबसे पहले चीज़ तो आपको एक आवाज़ आई होगी वो, और इसमें बात हुई जब काइनेटिक एनर्जी की, तो उसकी बात भी हम लोग कर लेते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हुई, धीरे धीरे क्या हो गई, बढ़ गई। ये एट लास्ट पॉइंट पे वो क्या हो गई, मैक्सिमम। पहले तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी हाई थी, फिर नीचे जाते जाते उसकी काइनेटिक एनर्जी हाई हो गई। पर इसमें जो काइनेटिक एनर्जी थी फिर पोटेंशियल एनर्जी से कन्वर्ट हुई किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। और जो बात करेंगे जो टोटल एनर्जी थी वो क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। सबसे पहले साउंड एनर्जी में जो कि आपने सुना, और दूसरी हीट एनर्जी में। दो एनर्जी में डिसिपेट हो गई, यानी कि डिवाइड हो गई। वो एनर्जी किसमें हो गई, कन्वर्ट कर गई साउंड एनर्जी में और हीट एनर्जी में, और कोई इसमें चीज़ें नहीं हुई। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म इस तरीके से इसमें हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन के थ्रू। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आपको रहता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को कोई भी पार्ट आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।